नमस्कार, मैं शिल्पी आज के इस संध्या काल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला कथन कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है। देखिए मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, जिनको वहाँ पर मेंशन किया गया है लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया गया, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो सकता है, जैसे यहाँ दिया गया है कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर हमें सतर्क रहना है। इस तरह के और भी शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, तो वो कौन कौन से देख लीजिए। जैसे कि इसमें आप देखेंगे अल्पसंख्यक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अस्पृश्यता हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्शल लॉ हो गया, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद हो गया, इत्यादि को परिभाषित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। नोट डाउन करते रहिए क्योंकि यहीं से ऐसे प्रश्न उठेंगे और हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है। हो सकता है जैसे इस स्टेटमेंट्स में दिया गया है कि भाई ये जो है परिभाषित इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है इन चीज़ों को। तो ये हमारा पहला कथन गलत हो जाता है, स्पष्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है। देखिए यदि आपने आर्टिकल 29, यहाँ पर क्या लिखा है, आर्टिकल 29 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल अल्पसंख्यकों को संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की यहाँ बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पर ये आर्टिकल मेंशन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाई अल्पसंख्यकों और उनके साथ साथ केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, देश के सभी नागरिकों के उनकी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का ये आर्टिकल जो है अधिकार देता है। तो स्पष्ट हो गया होगा। तो ये हमारा कथन जो है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया है। तीसरा कहता है अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संविधान का अनुच्छेद 350B राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। देखिए जब इस तरह के शब्द आपके सामने आए जो कि मैंने बताए हैं, जो इनको परिभाषित हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो उसमें ऐसे कुछ स्टेटमेंट देंगे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है, और इस जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत है, इसको ऐसे परिभाषित किया गया। ये तो हो गए 2 स्टेटमेंट। तीसरा यहाँ पर क्या कह दिया कि ये जो समुदाय के लिए जो आयोग बनाया गया है ना, वो अनुच्छेद 350B के अंतर्गत बनाया गया है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि किसके अंतर्गत या किसके द्वारा इस आयोग को प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो सही क्या है? सही ये है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना का प्रावधान है वो एक्ट 1992 के तहत किया गया था, और ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है एक ये सांविधिक निकाय है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। स्पष्ट हो गया है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि तीनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। देखिए समझ रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। जो मैंने आपको शब्द बताए हैं कहाँ कहाँ उनको परिभाषित नहीं, किन किन को वहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, नोट डाउन करते रहिएगा, आगे रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। आइए दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि ये नासा और इसरो की एक संयुक्त परियोजना है। देखिए कभी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में आपके समक्ष अगर कोई प्रश्न आता है तो हमें क्या मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है, या ये टेक्नोलॉजी जो बनाई जा रही है किन के सहयोग से एक साथ इसको लाया जा रहा है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी को संपूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर हमें वही ध्यान रखना है। कह रहा है ये नासा इसरो की एक संयुक्त परियोजना है, जबकि ये गलत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसे नासा इसरो की एक संयुक्त परियोजना नहीं है, ये बल्कि क्या
है, ये है कि मैक्स प्लैंक जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका है, वहीं आप देखेंगे कि जर्मनी की अगुवाई में देश में, पूरे देश में फैले हुए रेडियो टेलीस्कोप का जो एक नेटवर्क बनाया जाता है, इसको क्या बनाया जाता है, टेलीस्कोप, जो रेडियो टेलीस्कोप है उनका एक नेटवर्क बनाया जाता है, तो इसलिए हमारा ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो टेलीस्कोप है इसका उद्देश्य है ब्लैक होल की तस्वीरें प्राप्त करना। अगर आप करंट से जुड़े हुए होंगे तो आप देख रहे होंगे, कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि ब्लैक होल की तस्वीरें हमें गूगल पे देखने को मिली होंगी, बड़ी मज़ेदार तस्वीरें हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं ना, समझते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, उससे आप भूलेंगे नहीं कभी। अभी जैसे यहाँ पर आप जब जाके पिक्चर देखेंगे ना गूगल पे, नहीं देखा या देखेंगे तो तुरंत याद आएगा कि अच्छा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है उसके तहत इसकी ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है, इसका उद्देश्य ये रहा है, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, तो गलती नहीं होगी। तो पिक्चर्स को भी देखते रहिएगा, अच्छे से आप याद कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है। तीसरा क्या कह रहा है, ये टेलीस्कोप वेरी लॉन्ग वेवलाइन तकनीक का उपयोग करती है। ये जो टेलीस्कोप है वेरी लॉन्ग वेवलाइन तकनीक का उपयोग करती है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि रेडियो टेलीस्कोप के जरिए जितना भी डाटा एकत्रित किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि वेरी लॉन्ग वेवलाइन तकनीक का उपयोग करके उन सभी डाटा को समायोजित किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वेरी लॉन्ग वेवलाइन तकनीक है उसका उपयोग करती है, ये पूरी तरह से करेक्ट है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन भी करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो देख लीजिए, पहला गलत है, दो नीचे के सही है, यानी कि दूसरा तीसरा जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि IFPRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए क्या होता है, इस तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कि जैसे ये संस्था जो है वो किसके अंतर्गत आती है, इसको कौन लेकर आया, किसने बनाया, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये संस्थाएं जो है वो किस तरह की रिपोर्ट जारी करती हैं, क्या जो इनके उद्देश्य हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, कितनी रिपोर्ट इन्होंने जारी कर दी, इत्यादि चीज़ों का, मोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ताकि ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने आए तो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं। कैसे, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है। देखिए कह रहा है कि जो IFPRI है वो एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये संयुक्त राष्ट्र की कोई विशेषीकृत संस्था नहीं है, बल्कि एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है। ये क्या है, एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है ये, ना कि संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था। स्पष्ट हो गया है। दूसरा कथन कहता है कि इसका उद्देश्य, वही आ गया ना कि अब इसका उद्देश्य क्या होगा, इस संस्थान बनाएगा, कुछ उद्देश्य होगा। तो कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, वैश्विक स्तर पर गरीबी, क्लियर है, भूख यानी कि भुखमरी की बात कर रहा है, कुपोषण की समाप्ति हेतु अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रस्तुत करना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं आता है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, ये तो मान लीजिए एकदम प्योरली फैक्ट है, ये पता होगा तो आप कर सकेंगे। दूसरे में प्योरली फैक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मज़ेदार बात ये कि आप प्रश्न से ही, कल भी बताया था किस तरह से नहीं आता है तो वापस अपने प्रश्न की लाइनों पर जाइए, देखिए क्या पता वहीं पर आपका उत्तर छुपा हो। जैसे कि यहाँ हुआ है, कह रहा है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की बात कर रहा है, तो खाद्य नीति में क्या रिसर्च करने की बात करेगा कि भाई वैश्विक स्तर पर गरीबी क्या, कितनी क्या है, भुखमरी की क्या कंडीशन है, कितना क्या भुखमरी है पूरे विश्व में, वहीं पर कुपोषण की क्या स्थिति है। तो इन तीनों की समाप्ति के लिए कि किस तरह से ऐसा काम, इसका समाधान निकाला जाए कि भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को समाप्त किया जा सके, उन पर ऐसा रिसर्च किया जा सके ताकि इनको समाप्त किया जा सके, उसका समाधान निकाला जा सके, और यही समाधान वो प्रस्तुत करता है। कौन? इसकी बात कर रही हूँ, इस संस्थान। तो पूरी तरह से ये कनेक्टेड है। देखिए कैसे यहाँ पर जो लिखा है एग्जैक्टली हूबहू उसी को जो है डिफाइन कर रहा है पूरी तरह से। तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये तो रही दूसरे कथन की बात। तीसरे कथन पे आते हैं, कहता है कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, देखिए क्या है ना, अब ये संस्थान है, ये बता रहा है कि ये इन चीज़ों को समाप्त करके ये कैसे समाधान निकाले कि इनको समाप्त कर सकता है। तो भाई ये रिपोर्ट भी जारी करेगा, किसमें बताएगा कि क्या समाधान निकाला, क्या अभी क्या कंडीशन है इन चीज़ों की पूरे विश्व में। तो ये एक रिपोर्ट जारी करता है, तो उस रिपोर्ट का क्या नाम है, हमें यहाँ ध्यान देना है। जैसे कह रहा है इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है। देखिए मान लीजिए
चीज़ें नहीं भी आता है ना तो भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए घबराना नहीं है। पहली बात तो मैं बार बार इसी शब्द का प्रयोग करती हूँ क्योंकि ये शब्द बहुत मामूली है, पर ये जब घबराना शब्द है बड़ा मामूली, पर एक्चुअल में जब हम घबराते हैं तो ये घबराहट बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो नीति रिपोर्ट इसकी दी गई है ना, पूरी तरह से देखिए खाद्य नीति की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति, और रिपोर्ट का नाम भी क्या है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। पूरी तरह से सही है, कनेक्टेड है ऊपर वाले अपने जो कथन, इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है तो कह रहा है ये जो कथन है वो करेक्ट है। यहाँ पर पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा पहला कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि दो तो नीचे करेक्ट दिए गए हैं। तो इसी तरह से हमें चीज़ों का ध्यान रखना है प्रश्न उत्तर करते समय, और गलती ना हो, ताकि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कैसा प्रश्न आ रहा है यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ताकि वहाँ जब इस तरह के प्रश्न आए तो किन किन चीज़ों पे आपको जल्दी से फोकस करना है, बिखराव ना करके पूरी तरह से खुद को समेकित करना है, और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, बस वही टारगेट लेना है आपको वहाँ पर, क्योंकि कम समय में कैसे अच्छा परिणाम आए ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि CFPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं। यह जनसंख्या द्वारा उपयोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन होता है। भाई देखिए ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये बात तो सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है, तो ये जनसंख्या द्वारा जो उपयोग की जाने वाली खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जो है खुदरा, और मतलब उनकी क्या है कि जो कीमतें हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं वस्तु, उनकी खुदरा और थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। लेकिन यहाँ पर चेंज कहाँ आया है, यहाँ पर दोनों टर्म्स दे दिए गए कि खुदरा भी दे दिया गया है इसमें और थोक कीमतों की भी बात की गई है। देखिए दोनों चीज़ों की बात की गई है, तो यहाँ पर सतर्क होना है, क्योंकि ये खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन का मापन है, ना कि थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन है। स्पष्ट हो गया होगा। तो इस आधार पे हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खुदरा कीमतों के परिवर्तन के मापन की बात की गई है। दूसरा कह रहा है ये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, अब ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सा मंत्रालय है या कौन सा विभाग है जो इसको जारी करता है, तो कह रहा है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भाई देखो यहाँ पर खाद्य की बात कर रहा है, तो हो सकता है हमें लगे कि भाई ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सतर्क रहना है, थोड़ा अवेयर रहना है, चीज़ों को समझना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि ये गलती ना हो सके हमसे। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से गलत है। क्यों, आइए मैं बताती हूँ कि क्यों गलत है। देखिए जो हमारा ये CFPI है ना, यानी कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है, इसीलिए दोनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। पूछ रहे हैं कौन से कथन सही हैं, भाई इसमें से तो दोनों कथन गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना तो दो। इस तरह के इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने बार बार प्रश्नों के स्वरूप में आपके सामने आ रही हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल भी मैंने आपको बोला था, आप में से कुछ बच्चों ने इवन इनिशिएट भी लिया होगा कि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा किया है। तो नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, तो इसलिए आज से शुरू कर दीजिएगा और बताइएगा किसने कितने प्रश्न सही किए, किसने कितने प्रश्न गलत किए, मज़ा आएगा सुनने में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति के कारण निम्नलिखित में से किसके घटित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आए और आपको उलझा दें, तो वहाँ पर हमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमें उलझाने के लिए ही लाए गए हैं। यदि हमें नहीं आता है तो हम उलझ सकते हैं, तो यहाँ उलझना नहीं है, क्योंकि अगर आपको टर्म्स पता है, जो शब्द हैं उनके एक्चुअल मतलब पता है, तो आप बिल्कुल भी इसमें घबराएंगे नहीं और पूरी तरह से इस प्रश्न का उत्तर ले आएंगे। जैसे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी भूल जाइए, यहाँ पर ध्यान देना है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहा है, केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है और मौद्रिक शक्ति की
बात कर रहा है। 3 चीज़ें ये जो है यहाँ पर इस प्रश्न में पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं राइट नाउ, क्योंकि देखिए उन्नत अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखिए बहुत सारी तो नहीं लेकिन 1-2 मैं जैसे बताती हूँ आपको। उसमें अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है। इन देशों को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि एडवांस इकोनॉमीज़ के रूप में इनको इनडायरेक्टली हम इंडिकेट करते हैं, इनको हम बुलाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, इत्यादि जो देश है वो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए हैं, वो आते हैं। फिर कह रहा है कि केंद्रीय बैंक, उन उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके जो केंद्रीय बैंक है उसमें मौद्रिक शक्ति की बात कर रहा है, केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति की जा रही है। देखिए अभी तक जितना बताया उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं इधर खड़ी हूँ अभी, कंटिन्यू। तो यहाँ पर मौद्रिक शक्ति से पहले देखिए भारी भरकम शब्द है, मौद्रिक शक्ति से पहले हम समझते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए मौद्रिक नीति क्या होती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए कोई जो केंद्रीय बैंक है वहाँ का वो जो कुछ नीतियाँ अपनाता है तो उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। उस मौद्रिक नीति में आप देखेंगे क्या क्या आता है, जैसे ब्याज की दरें आती हैं, मुद्रा की आपूर्ति आती है, वही ऋण की उपलब्धता इत्यादि के माध्यम से मौद्रिक नीति को रेगुलेट करता है कौन, केंद्रीय बैंक करता है। स्पष्ट हो गया है कि मौद्रिक नीति क्या होती है। अब हम मौद्रिक शक्ति को समझते हैं कि क्यों इसको यहाँ पर दिया गया। मौद्रिक शक्ति क्या है, देखिए जिस किसी देश में केंद्रीय बैंक अपने जो ऋण है, ऋण को महंगा कर देते हैं, यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो है उसको वो बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कंपनियां निवेश कर रही होती है ना वहाँ पर ऋण को बढ़ा देते हैं, या फिर कह सकते हैं हम उनके जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड वहाँ पर वो खरीदती हैं कंपनियाँ, उन पर अच्छा रिटर्न उनको नहीं देते हैं, तो वहाँ के जो कंपनीज है ना वो दूसरे उन देशों की ओर भागती है जहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, ऋण भी उनको सही उस पर मिल जाता है, ऋण भी उनको बहुत महंगा नहीं मिलता है, तो वो दूसरे देशों की ओर भागती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो देखती है कि अच्छा हमारे देश से बेहतर इन देशों में अच्छा ऋण मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो हम वहाँ जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ जाके हम अपना निवेश करते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ से दूसरे देशों में कंपनीज भाग गई। अब आइए पहले स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से विदेशी, याद दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों के बहिर्गमन में वृद्धि की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अन्य देशों में सख्ती हो गई, ठीक है, वहाँ से कंपनीज जो है दूसरे देशों में भागकर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब पता चला भाई यहाँ इंडिया की बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया में आ गई, यहाँ पर उनको कम देखिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो किसी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, इसलिए वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ आई हैं। तो उनको पता चला कि चलो भाई यहाँ पर काम किया, पता चला वापस से अपने देशों में कि वहाँ का ऋण जो है वो सही कर दिया, अब ऋण की जो महंगाई है उसको कम कर दिया है, अच्छा रिटर्न भी दे रही हैं, तो चलो उस देश में अब वापस जाते हैं, उस देश में वापस जाके इन्वेस्ट करते हैं, उस देश में या किसी अन्य देश में जहाँ पर हमें अच्छा ऋण मिल जाता है, ऋण महंगा नहीं मिल रहा है, अच्छे रिटर्न हमें मिल रहा है, वहाँ पर वापस जाके निवेश करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों के बहिर्गमन में वृद्धि हो जाती है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, सख्ती होती, फिर इसके बाद उसमें थोड़ा सा ढील लाती है कोई भी केंद्रीय बैंक किसी देश की, तो वापस से जो विदेशी कंपनियां हैं वो वहाँ पर जाके निवेश करना शुरू कर देती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये कथन पूरी तरह से सही हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से विदेशी कंपनियां जाना शुरू कर देती हैं, एग्जिट करना शुरू कर देती हैं जब उनको किसी अन्य देश में अच्छा जो है वो रिटर्न मिल जाता, अच्छा ऋण उपलब्ध उनको हो जाता है। ये हो गया इस स्टेटमेंट की बात। आइए इस प्रश्न का उत्तर तो देखिए इस तरह से निकल आया, क्योंकि देखिए सारी टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को हम टैकल कर पाएंगे। इसके लिए हमें करंट से जुड़े रहना है और बेसिक्स को भी अपने जो है डेली दिन प्रतिदिन तरोताज़ा करते रहना है, ताकि देखिए इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आपसे कोई पूछी जाएगी ना तो उसके लिए बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स नहीं आएंगे तो अब ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। चलिए आगे के जो कथन दिए गए उनको भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न का उत्तर तो भाई ये है, ये समझ आ गया, लेकिन बाकी के जो दिए गए उनको भी तो समझना जरूरी है। जैसे कह रहा है कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष, विदेशी जो करेंसी है उसके कंपैरिजन में भारतीय रुपये के मूल्य में अधिमूल्यन होगा। देखिए जब कोई कंपनी अपने भारत में, किसी और देश की कंपनी अपने भारत में निवेश कर रही है, फिर उसको पता चल गया कि भाई दूसरे अन्य देश में जो हम निवेश करेंगे वहाँ पर हमें अच्छा ऋण मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, भाई हमें वहाँ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगी, वहाँ भागने की कोशिश करेगी। वो कंपनीज भाई वहाँ से अपना सब उठाएंगी और जाएंगी कि दूसरी जगह हमें निवेश करना है। यहाँ पर जबकि उल्टा कह रहा है कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में भारतीय रुपये में अधिमूल्यन होगा। जबकि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय रुपये के मूल्य में जो भारतीय जो
हमारी करेंसी है, जो रुपया है, उसकी वैल्यू में कमी आएगी यहाँ पर। जबकि अधिमूल्यन की बात करें यहाँ पर करेक्ट क्या होगा कि भारतीय रुपए के मूल्य में अवमूल्यन होगा, ना कि अधिमूल्यन होगा। क्योंकि सब कंपनीज क्या बोलेंगी, जो अब छोड़ के जा रही वही वो कहेंगी भाई हमने जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्ट किया, हमें वापस करिए। तो मांग किसकी बढ़ेगी, विदेशी करेंसी की बात कर रहा है ना, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, ना कि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अधिमूल्यन नहीं बल्कि भारतीय रुपए के मूल्य का अवमूल्यन होगा। यहाँ पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। स्पष्ट हो गया है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कथन कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होगी। देखिए आप सोचिए ज़रा, ये कथन हमें नहीं भी आता है ना, तो भी हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए अगर फॉरेक्स रिजर्व की कह रहा वृद्धि होगी, कोई कंपनी आई, उसने इन्वेस्टमेंट किया, अब वो भाग रही है इन द सेंस कि वो जा रही, क्योंकि उसको दूसरी जगह अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है, ब्ला ब्ला, उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जा रही है। तो भाई बताइए कि फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होगी कि गिरावट आएगी। भाई वो जब वो जा रही है, फॉरेन कंट्रियाँ जा रही हैं, तो फिर फॉरेक्स रिजर्व में तो हमारे घटेगा ना, वृद्धि थोड़ी ना होगी। तो पूरी तरह से ये गलत है यहाँ पर ये कथन। तीसरा कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों के अंतर्वह में वृद्धि होगी। देखिए अब जैसे कह रहे हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो, अब यहाँ पर अगर उसको मान लीजिए किसी बाहरी, जैसा मैं बता रही हूँ, विदेशी कंपनी को यहाँ पर उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो दूसरी तरफ जाएगी, जब उसको कहीं और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो दूसरी तरफ जाएगी। तबकि ये कथन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FPIs जो है उनका अंतर्वाह यानी कि इनफ्लो होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी, यहाँ से एग्जिट लेंगी। पहला कथन क्या कह रहा था कि ऐसी कंडीशन में जब उनको दूसरी जगह अच्छा निवेश करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उनको लॉस नहीं होगा, तो वो दूसरी जगह एग्जिट करने की कोशिश करेंगी। चौथा कथन भी हमारा यही कह रहा है, पर वो गलत क्या है कि वो अंतर्वाह नहीं होगा बल्कि उनका इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो में वृद्धि होगी। यानी कि FPIs जो है वो यहाँ से जाएंगी, ना कि इनफ्लो, उनका जो होगा इनफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपके सामने लाए जाते हैं ताकि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि क्या होता है कि इसमें ज़्यादा हमें एक्चुअली इसमें नॉलेज से ज़्यादा आपको चीज़ें समझनी होती हैं कि जो टर्म्स दिए गए क्या आप उनको पकड़ पा रहे हैं, क्या उनको कैच कर पा रहे हैं, क्या जो टर्मलॉजी उसको अच्छे से जानते हैं। तो उसके आधार पर आप इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए अभ्यास निरंतर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभ्यास को बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ आप सब से मैं आज यहाँ पर अलविदा कहती हूँ। अपना सब ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी मेहनत को जारी रखिए और कमर कस लीजिए, क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है। जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी, और जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनको भी कमर कस लेनी है अपनी, और ख़ुद को पूरी तरह से अब तैयार कर लीजिए। और इसी के साथ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए और अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए बस। और इसी के साथ जय हिंद।